गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर दिलीप पिपाड़ा, सहआचार्य, अर्थशास्त्र विभाग, राजकीय महाविद्यालय नाथद्वारा। हमने अपने पिछले वीडियो में यह देखा था कि मुद्रा क्या होती है और मुद्रा के क्या क्या कार्य हैं, मुद्रा का अर्थव्यवस्था के लिए क्या महत्व है। आज के हम इस वीडियो में समष्टि अर्थशास्त्र के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मनी सप्लाई इन इंडिया के बारे में स्टडी करेंगे। समष्टि अर्थशास्त्र के अधिकांश प्रश्न पत्रों में मुद्रा की पूर्ति से रिलेटेड एक न एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है, चाहे वह छोटे प्रश्न के रूप में हो, चाहे वह टिप्पणी के रूप में हो। इसी प्रकार से कोई भी प्रतियोगी परीक्षा होती है, उसमें भी मुद्रा की पूर्ति से संबंधित कोई न कोई प्रश्न पूछा जाता है। इस दृष्टि से आज का विषय हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सामान्य रूप से हमारे यहाँ मुद्रा की पूर्ति के लिए चार अवधारणाएं काम में ली जाती है, M1, M2, M3 और M4। ये मुद्रा की पूर्ति की चार अवधारणाएं हैं। हम सबसे पहले M1 का अध्ययन करेंगे। M1 को संकीर्ण मुद्रा के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसमें कम तत्व शामिल होते हैं, इसलिए इसको संकीर्ण मुद्रा के रूप में माना जाता है। इसके अंदर तीन चीज होती है, कैश, डिमांड डिपॉजिट और अदर डिपॉजिट। कैश में क्या क्या होता है? कैश में देखिए M1 बराबर C प्लस DD प्लस OD, दिस इज द फॉर्मूला। कैश का मतलब है जितने भी सिक्के हों, चाहे वो 5 का सिक्का हो, 10 का सिक्का हो, जो चल रहे हो, 25 पैसे का सिक्का हो, 20 पैसे का हो, 50 पैसे का हो, 1 रुपए का हो, 5 रुपए का हो, 10 रुपए का हो, जो भी जितने भी सिक्के और नोट जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जारी कर रखे हैं, चाहे वो 1 रुपए का नोट हो, 2 रुपए का हो, 5 रुपए का हो, 10 रुपए का हो, 20 रुपए का हो सकता है, 50 का हो, 100 का हो सकता है, अभी 200 का भी चल गया, 200 का हो सकता है, 500 का हो सकता है, 2000 रुपए का नोट हो सकता है। तो जितने भी कैश में जितने भी सिक्के और नोट रिजर्व बैंक ने जारी कर रखे हैं, वो सारे के सारे कैश के अंदर जुड़ेंगे, जो कि मुद्रा की पूर्ति के M1 कंसेप्ट में शामिल किए जाते हैं। दूसरा डीडी बोले तो मांग जमा, डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट क्या होती है? वह बैंकों में वह जमा राशि जो बैंकों के द्वारा हम जब भी मांगेंगे उसको देनी पड़ेगी, उसको बोलते हैं मांग जमा। अर्थात यह वह जमा है जो जमाकर्ता जब बैंक से वापस मांगेगा, बैंक उसको चुकाने से या देने से इनकार नहीं कर सकता। जब भी जमाकर्ता जाएगा उसको वह देना पड़ेगा। ऐसी जमाओं को मांग जमाएं कहा जाता है। और मांग जमाओं में दो प्रकार से, करंट अकाउंट में जो पैसा जमा है और सेविंग अकाउंट में जो पैसा जमा है। देखिए, व्यापारी के लोग क्या करते हैं, अपना बैंक में एक चालू खाता रखते हैं, करंट अकाउंट रखते हैं। जितनी भी बार उनको उसमें दिन भर में लेन देन करना होता है, सामान्य रूप से वो लेन देन कर सकते हैं। और सामान्य रूप से बैंक ये केवल लेन देन की फैसिलिटी प्रदान करता है, इस प्रकार के खाते पर कोई ब्याज नहीं देता। तो करंट अकाउंट में जितना भी पैसा व्यापारी का जमा है, वो उसको व्यापारी के द्वारा मांगते ही बैंक को देना पड़ता है। तो इस करंट अकाउंट में जो पैसा जमा है वो मांग जमा के रूप में है। इसी प्रकार से बचत खाते में जो हमारा पैसा जमा होता है, वो भी हम बैंक से जब भी मांगते हैं बैंक को हमें देना पड़ता है। तो M1 में पहले कैश और एक मांग जमाएं। सामान्य रूप से यही दो खाते होते हैं जिसमें मांग जमाई होती है। बैंकों में अन्य और खाते होते हैं, पर उसका एक निश्चित समय होता है, उसके बाद ही वह पैसा वापस लिया जा सकता है। ये दो खाते ऐसे हैं जिसमें हम जब भी चाहें बैंक से वापस पैसा ले सकते हैं। तीसरी चीज जो इसमें शामिल होती है अदर डिपॉजिट, अन्य जमाएं। अन्य जमाए के रूप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास मान लो बैंक ऑफ इंग्लैंड है, बैंक ऑफ अमेरिका है, बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड है, बैंक ऑफ पाकिस्तान है, बैंक ऑफ चाइना है। इन बैंकों का कोई भी पैसा रिजर्व बैंक के पास जमा है तो वह अन्य जमा के रूप में होगा। इसी प्रकार से अगर गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश, गवर्नमेंट ऑफ नेपाल, गवर्नमेंट ऑफ चाइना, इन सरकारों का भी पैसा कोई अगर हमारे रिजर्व बैंक के पास जमा है तो वह भी अन्य जमा के रूप में होगा। इसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, वर्ल्ड बैंक है, विश्व व्यापार संगठन है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है। इस प्रकार की जो भी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं हैं, उनका जो पैसा अगर रिजर्व बैंक के पास है तो वो भी अन्य जमाओं के रूप में होगा। इसी प्रकार से देश में जो गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं जो बैंकिंग का कार्य नहीं करती और उनका कुछ पैसा अगर रिजर्व बैंक के पास जमा है तो इसको भी रिजर्व बैंक अन्य
जमाओं में शामिल करता है। तो इस प्रकार से मुद्रा की पूर्ति का पहला M1 कंसेप्ट है, उसमें 3 मुख्य रूप से चीजें ली जाती है, कैश, डिमांड डिपॉजिट और अन्य जमाएं। अन्य जमाओं में रिजर्व बैंक के पास अन्य विदेशों की सरकारों का या केंद्रीय बैंकों का जो कोई पैसा जमा हो वो है, या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, वर्ल्ड बैंक, इनका कोई पैसा जमा हो। तो ये जो कंसेप्ट है इसको नैरो कंसेप्ट के नाम से जाना जाता है, इसको संकीर्ण मुद्रा का दृष्टिकोण के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो मुद्रा की पूर्ति का कंसेप्ट है उसको M2 के नाम से जाना जाता है, जैसे हमने पहले भी लिखा। M2 में M1 प्लस पोस्ट ऑफिस की बचत जमा को, देखिए हमने यहाँ क्या किया, डिमांड डिपॉजिट विथ बैंक्स, पहले हमारे यहाँ बैंकों की जो मांग जमा है उसको शामिल किया गया था। M2 में हमने ये तीनों चीज तो लेनी है, यानी ये होगा आपका C प्लस DD प्लस OD तो होगा ही, प्लस सेविंग अकाउंट डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस और होगा। यानी क्या है, M2 में हमारे यहाँ पोस्ट ऑफिस में भी क्या होता है, बचत खाता खुलता है, जिसमें गांव के लोग हैं जहां पर बैंक नहीं है, वहां पोस्ट ऑफिस ऐसी सुविधाएं प्रदान करता है कि वो अपने खाते में पैसा जमा करा सके और उसको निकाल सके। तो जो पोस्ट ऑफिस में बचत जमाएं हैं उसको भी अगर शामिल किया जाता है M1 में, यानी इन तीनों में इसको भी जोड़ दिया जाए तो वो कंसेप्ट क्या कहलाएगा, M2 कहलाएगा, जिसमें यानी C प्लस DD प्लस OD प्लस सेविंग डिपॉजिट इन पोस्ट ऑफिस होगा। थर्ड चीज को बोलते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सामान्य रूप से सबसे ज्यादा जो काम में लिया जाता है मुद्रा की पूर्ति को मापने का जो दृष्टिकोण है उसको बोलते हैं M3, जिसको बोलते हैं विस्तृत मुद्रा या ब्रॉड मनी भी कहा जाता है, या इसको हम एग्रीगेट मनी सप्लाई के रूप में भी जानते हैं, समग्र मौद्रिक साधन के रूप में भी इसको जाना जाता है। यानी भारत में सबसे ज्यादा जो प्रचलित है मुद्रा की पूर्ति का कोई दृष्टिकोण है तो वो M3 है। M3 में क्या करते हैं आप यह ध्यान रखना, M1 शामिल करते हैं। देखिए M2 में M1 शामिल किया, पर M3 में भी M1 को शामिल करेंगे। इसके अलावा टाइम डिपॉजिट विथ बैंक्स, इसके अंदर क्या, बैंकों में जितना भी फिक्स डिपॉजिट है, यानी जो सावधि जमा है, चाहे 30 दिन की हो, चाहे 45 दिन की हो, चाहे 6 महीने की हो, 3 महीने की हो, 5 साल की हो, 20 साल की हो, जो भी फिक्स डिपॉजिट है वो सारी की सारी M1 में जोड़ दी जाएगी। बैंकों में जितनी भी फिक्स डिपॉजिट उसको अगर M1 में जोड़ देंगे तो उसको समग्र मौद्रिक साधन या एग्रीगेट सप्लाई ऑफ मनी या मुद्रा M3 के रूप में माना जाता है, और सबसे ज्यादा प्रचलित दृष्टिकोण ही M3 है। और इसके अलावा कहीं कहीं M4 के रूप में भी मुद्रा की पूर्ति का माप किया जाता है, जिसके अंदर M3 यानी ये सब चीजें तो है। M1 का मतलब है C प्लस DD प्लस OD हो गया, इसके अलावा बैंकों में जो सावधि जमा है वो भी सब हो गया। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस में भी कुछ सावधि जमा होती है, पोस्ट ऑफिस में भी 5 साल के लिए कुछ जमा होती है, कोई 3 साल के लिए जमा होती है, उसको भी अगर इसमें शामिल कर दिया जाए तो M4 हो जाएगा। पर सामान्य रूप से जो प्रचलन में है वो मुद्रा की पूर्ति का M1 को नैरो मनी के रूप में जाना जाता है और M3 को ब्रॉड मनी के रूप में जाना जाता है। और भारत में सबसे ज्यादा मुद्रा की पूर्ति को मापने का जो दृष्टिकोण है उसमें M3 को काम में लिया जाता है। तो ये हुए हमारे यहाँ मुद्रा की पूर्ति के कौन कौन से कंसेप्ट है। अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो पूरे विश्व में भी यही 3 कंसेप्ट मुख्य रूप से चलते हैं मुद्रा की पूर्ति के लिए, M1, M2, M3। हाँ, वहां की लोकल बैंकिंग सर्विसेज के आधार पर उसमें कुछ आमूलचूल परिवर्तन हो सकते हैं, बाकी मोटे रूप में यही 3 दृष्टिकोण हमारे यहाँ देखने में आते हैं। धन्यवाद।